हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग एसएसटी का लेसन 8 ब्रिटिश पॉलिसीज एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया आफ्टर 1858 के बारे में पढ़ेंगे। एक्चुअल में 1857 में, जैसा हम लोगों ने थर्ड चैप्टर में पढ़ा था, कि जो फ्रीडम स्ट्रगल हुआ था ऑल इंडिया के आधार पर, उस समय इंडियन ब्रिटेन गवर्नमेंट ने इसके लिए जवाबदेह जो माना था, किसको माना था? ईस्ट इंडिया कंपनी को उनने ब्लेम किया था। अब 1857 के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1858 में एक एक्ट पास किया, जिसको हम लोग द एक्ट ऑफ 1858 के नाम से जानते हैं। इम्प्लीमेंटिंग द चार्ज चेंज इन एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी, द ब्रिटिश गवर्नमेंट पास ए चार्टर एक्ट इन 1858 known as Act of 1858. Following points were कॉर्पोरेटेड इन द ऑर्डिनेंस। तो 1857 के बाद जब इंडिया में क्रांति हुई थी, 1857 के बाद एक बहुत बड़ा फाइट्स हुआ था। उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसके लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्लेम किया और 1858 में उनने एक एक्ट पास किया, चार्टर एक्ट पास किया, जिसको हम लोग एक्ट ऑफ 1858 के नाम से जानते हैं। इस ऑर्डिनेंस में जो पॉइंट्स इंक्लूड किए गए, जिसमें से फर्स्ट था द एक्ट पुट एन एंड टू द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। तो उनका जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो रूल्स थे उनको ख़त्म कर दिया गया। द कंट्रोल ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया वाज ट्रांसफर्ड टू द क्वीन ऑफ इंग्लैंड। और सारे एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल किसको ट्रांसफर कर दिया गया? क्वीन इंग्लैंड को कर दिया गया। द वाइसरॉय was made representative of Queen in India। और जो वाइसरॉय थे उनको रिप्रेजेंटेटिव बना दिया गया क्वीन इन इंडिया के फेवर में। ए पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ इंडिया एंड हिज काउंसिल वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन इंग्लैंड फॉर कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। और उसके लिए एक सेक्रेटरी पोस्ट बनाई गई काउंसिल की में, जो कि सारा एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करती थी बिहाफ क्वीन ऑफ ब्रिटेन के लिए। तो ये कुछ उनने एलिमेंट्स डाल दिए और इसको हम लोग एक्ट 58 के नाम से 1858 के नाम से जानते हैं। अब इसके बाद क्वींस ऑफ द प्रोक्लेमेशन में जो घोषणा पत्र में कहा गया, द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी लॉर्ड कैनिंग वाज द अपॉइंट द फर्स्ट वाइसरॉय इन इंडिया। उनको पहला वाइसरॉय बनाया गया। द क्वीन ऑफ इंग्लैंड इशू द, उनको ये अधिकार दिया गया कि वो इंडिया में क्या कहते हैं, एज ए ब्रिटिश गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे काम करेंगे। उनका दरबार लगता था कहाँ? इलाहाबाद में। द ब्रिटिश कंट्रोल ओवर Indian administration. By this time, British Empire had also started expanding in other parts of the world. In this situation, Indian resources were exploited to fulfill British interest in other parts of the world. Indian resources were used to bear the cost of British wares against other nations. So the administrative system of India was under complete control of the British. तो यहाँ पे जो ब्रिटिश क्वीन ब्रिटेन के अंडर में जो चला गया, उसके बाद क्या किया, सिर्फ इंडिया में ही नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में जहाँ जहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन लोगों ने क्या किया, वहाँ के रिसोर्सेज को ब्रिटिश के इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल करने लगी। और इस तरह से उनने पूरा कंप्लीट कंट्रोल इंडिया के ऊपर कर लिया। इंडिया स्कैरसिटी एंड स्केयर रेट अंडर द 1858 एक्ट, द पोस्ट ऑफ द स्कैरिटी ऑफ इंडिया वाज क्रिएट एंड ही वाज गिवन ऑल द अफेयर्स ऑफ इंडिया। ही यूज्ड to manage Indian affairs of administration from England and was accountable to the Parliament of England। तो इस एक्ट के तहत सारा एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ पहुँच गया? इंडिया के पास पहुँच गया। और इसके लिए जो जवाबदेह थे कौन था? पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड। A 15 member council was formed
टू असिस्ट हिम। अब वहाँ 15 मेंबरों का काउंसिल था जो उनको असिस्ट करता था। द ऑफिस वॉज नोन एज इंडियन सेक्रेटरीट इन इंग्लैंड, और उस ऑफिस को लोग इंडियन सेक्रेटरीट के नाम से जानते थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, विक्टोरी एंड हिज काउंसिल, एज पर चेंज मेड इन इंडियन गवर्नमेंट अंडर 1858 एक्ट, नाउ द गवर्नर जनरल बिकम द वाइसरॉय एंड वाज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश। अब 1958 के बाद जो गवर्नर जनरल थे वही क्या बनते थे, वाइसरॉय बनते थे, और वही एज ए रिप्रेजेंटेटिव ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से इंडिया में क्या करते थे, एडमिनिस्ट्रेशन को देखते थे। बाय एन एक्ट पास इन 1861, एडिशन ऑफ 6 to 12 member was made to the executive council of governor general. Later number of member was increased. अब इसके बाद 1861 में 6 से 12 मेंबर इंक्रीज कर दिए गए एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, और जो कि समय समय पे बढ़ते चले गए। द एक्ट आल्सो इंट्रोड्यूस प्रोविंशियल काउंसिल, और इसी एक्ट ने प्रोविंशियल यानी प्रादेशिक काउंसिल का गठन किया। द लेजिस्लेटिव काउंसिल वेयर ऑल्सो फॉर्म इन अदर प्रोविंसेस आफ्टर बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास। तो इस तरह से अलग अलग स्टेट वाइज, प्रोविंशियल वाइज, जैसे बंगाल में, बॉम्बे में, मद्रास में लोग बनाते चले गए। द 1865 एक्ट आल्सो इंक्रीज द फाइनेंशियल अथॉरिटी ऑफ गवर्नर जनरल। ही हैड द पावर टू लिमिट और चेंज द बाउंड्रीज ऑफ प्रोविजंस एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो 1865 इस एक्ट में और गवर्नर जनरल को पावर किया गया कि वो लिमिट और बाउंड्रीज को क्या कर सके, बदलाव कर सके। इन 1869 द गवर्नर जनरल वाज गिवन पावर टू इनेक्ट लॉ फॉर इंडियंस लिविंग अब्रॉड। और 1869 में एक और गवर्नर जनरल ने पावर दिया गया जो कि हिंदुस्तान के बाहर रहते थे। देन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ आर्मी, इसके बाद द रोल ऑफ इंडियन सोल्जर इन द रिवोल्ट ऑफ 1857 सुक द फाउंडेशन ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। जो 1857 का जो क्रांति हुआ था, रिवोल्ट हुआ था, उसके बाद द ब्रिटिश गवर्नमेंट मेड कॉन्शियस एफर्ट टू रिकॉग्नाइज द आर्मी टू प्रिवेंट द रिकरेंस ऑफ सिमिलर struggle. The Indian army was recognized and strength so that they could help expand imperial power. तो उनने उसको क्या किया और इंक्रीज किया जिससे कि ब्रिटिश की पावर में बढ़ोतरी हुई। The European army of East India Company was made part of Indian British Army. उस समय की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वाज मेड पार्ट ऑफ इंडियन ब्रिटिश आर्मी का पार्ट तैयार किया। अरेंजमेंट वे आर मेड टू सेंड द इंग्लिश आर्मी ऑफिशियल एंड सोल्जर रेगुलरी टू इंडिया। और ये नियम बनाया गया कि जो इंग्लिश आर्मी की जो ऑफिशियल थे वो रेगुलर क्या होते थे, इंडिया में आते रहते थे। द नंबर ऑफ इंडियन सोल्जर वाज सर्कुलेटेड एंड यूरोपियन सोल्जर वेयर इंक्रीज। और इसके साथ साथ यूरोपियन और आर्मियों को क्या किया, यहाँ पे इंक्रीज किया गया। एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन आफ्टर 1858 वाइटल चेंज वेयर मेड इन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन। द 1861 एक्ट ओपन द न्यू प्रोसेस ऑफ डिवीजन इन एडमिनिस्ट्रेशन। आफ्टर 1858 के बाद 1861 में नया एक प्रोसेस फॉलो किया गया जिससे कि कई डिवीज़न एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासनिक विभाग में बनाए गए। लेजिस्लेटिव काउंसिल वेयर फॉर्म टू प्रोविजन लेजिस्लेटिव काउंसिल वेयर स्टेप इन बंगाल एंड बॉम्बे 1862, उत्तर प्रदेश में 1886, वेस्ट बंगाल में 1894, आसाम में 1905 में। तो इस तरह से उनने अपने लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को डिवाइड कर दिया प्रोविजन वाइज। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन फुलफिलिंग ऑफ द मेन पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो जो ये
लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो उनका मुख्य काम ये था कि जो ब्रिटिश पॉलिसीज थी उनको वहाँ पे प्रोविजन वाइज क्या करना, फुलफिल करना। द सिस्टम इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाय द ब्रिटिश इन स्टिल प्रिविलेंट द स्लाइट चेंज, और साथ ही साथ उस सिस्टम को वहाँ इंट्रोड्यूस करना और उनको स्टेबल करना। इकोनॉमिक पॉलिसीज, द इकोनॉमिक्स पॉलिसीज वाज restricted by the British after 1850 and they followed the policy of the plundering and exploiting the resources of India. The British government abolished the tax and import and allowed the free trade in India. अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, उसके बाद अपने इकोनॉमिक्स पॉलिसीज में चेंज किए, उनने टैक्स किया लगाया और इंपोर्ट ड्यूटी को फ्री कर दिया। The lot of foreign companies to India and this had destroyed effect on Indian industry, जिसकी वजह से इंडिया में बहुत सारे जो इंडस्ट्रीज थे, लोकल इंडस्ट्रीज, वो क्या हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए। आफ्टर देन सिविल सर्विस, civil service had very important place in administration. The officials appoint through civil service were offered high government post. तो सिविल सर्विस के थ्रू लोग क्या करते थे, हाई जो ऑफिसर पोस्ट थे गवर्नमेंट में वो रिक्रूट करते थे। थ्रू द इंडियंस वेयर अलाउड टू अपेयर इन सिविल सर्विसेज एग्जाम इन 1853। तो 1853 के बाद इंडियन भी इस एग्जाम को अपेयर कर सकते थे, बट दे कुड नॉट टेक द एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन बिकॉज द एग्जामिनेशन वाज ऑर्गेनाइज्ड ओनली इन इंग्लैंड। बट इसका कोई एडवांटेज इंडिया को सिटीजन को नहीं मिलता था, क्योंकि ये एग्ज़ाम कहाँ होता था, इंग्लैंड में होता था। उसके लिए जो एग्जामिनेशन एज था वो था 23 ईयर्स। वाज रिड्यूस के बाद 1860 में उसकी एज रिड्यूस करके 21 कर दिया गया एंड 19 इज 1876, और 1876 में उसी एज को डिक्रीज करके 19 तक कर दिया गया, 19 ईयर्स तक कर दिया गया। आफ्टर देन ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसीज, इन दिस बिगिनिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज वाज टू मेक द इंडियंस मेंटल स्लेव्स। The British education policy was initialized in the beginning of 18th century. तो ये जो ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी कब शुरू हुआ, 18th सेंचुरी के आसपास। arrived in Indian by 1820 and start the imparting English education, और 1820 में ये यहाँ पे क्या हो गया, इस्टेब्लिश हो गया, स्टार्ट हो गया और उसको फॉलो किया जाने लगा। British policy towards India's princes. In 1858, there were 562 states ruled by Indian rulers. 1858 में हिंदुस्तान में 562 स्टेट थे जो इंडियन रूलर्स रूल्स करते थे। The Queen Proclamation has promised not to extend the British territories in India and to respect the rights, dignity and honor of Indian princes, but it proved mere proclamation in 1870। क्या कहते हैं आपका, इंडियन क्वीन जो थी, ब्रिटेन क्वीन थे, उनने इनको प्रॉमिस किया था कि उनके ऑनर्स में, उनकी डिग्निटी में, उनके राइट्स में, उनके रिस्पेक्ट में कहीं भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा अगर वो सिद्ध कर देते हैं कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए ईमानदार हैं, ऑनेस्ट हैं। आफ्टर देन 1876 में क्वीन विक्टोरिया एज्यूम द टाइटल ऑफ एम्प्रेस ऑफ इंडिया एंड शी वाज द सोल अथॉरिटी ऑफ इंडियन अफेयर्स, और उसके बाद उनने एम्पायर से एक पोस्ट रिक्रूट की टाइटल जिसके लिए, जिनको कि इंडियन अफेयर्स के लिए पूरी तरह जिम्मेदार कर दिया गया। विद द emergence of British government as the paramount authority in India, the power and status of the Indian princes were further reduced. Thank you.